हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यानी वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि एक कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हम कभी समझ नहीं पाते आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर मीनिंग को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर है, लेकिन अगर अपन ध्यान से सुनेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। देखिए अब क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे है इनविटेशन टू ऑफर, सेकंड है ऑफर, फिर है एग्रीमेंट और है कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिकली इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता है, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है। तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे यानी एग्जाम्पल दे करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फर्स्ट अपन लेते हैं इनविटेशन टू ऑफर। आखिर ये इनविटेशन टू ऑफर क्या है? इट्स वेरी सिंपल। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दुकानदार ने दुकान के बाहर, अपनी शॉप के बाहर एक नोटिस लगाया, एक कुछ भी कैनोपी टाइप या कुछ भी XYZ कुछ भी एक पेपर लगा दिया और उसमें उसको एक घड़ी बेचनी है। मान लो अपन को एक ये लगा दिया कि घड़ी सेल करनी है उसको। उसने लगा दिया कि ये जो घड़ी है 5,000 रुपये की है, अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है क्या। ठीक है, मतलब उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया है कि 5,000 रुपये की वो बेचना चाहता है। अगर इसमें कोई नेगोशिएट करना चाहता है तो आके कांटेक्ट कर सकता है। दुकान के अंदर एक तरह से बिड है कि वो कोई भी आगे बिड लगा सकता है, वो नेगोशिएशन कर सकता है कि उसको कम ज़्यादा क्या करनी है। तो यह हो दिस इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि उसने बाहर एक नोटिस लगा दिया। अब क्या हुआ, कोई कस्टमर निकल रहा है, उसने उसको पढ़ा, अब उसको दिमाग में जची यार मैं देखता हूँ इस घड़ी को खरीदने की, अगर मेरे जज जाए तो मैं नेगोशिएट करता हूँ, शॉपकीपर से मिलता हूँ, हो सकता है कि मेरे जज जाए। वो एंटर होता है शॉप के अंदर, जब शॉप में आता है तो वो देखता भाई घड़ी कौन सी है। उसने कहा भाई देखो ये वाली वॉच है, इफ़ यू वांट टू बाय बताओ। तो उन्हें कहा भाई कितने की लगाओगे। देखो बाहर वो क्या था, बाहर इन्विटेशन टू ऑफर है, उसने ये ऐसा इन्वाइट कर रहा है कि आप खरीदना चाहो तो आप आके देख लो। अब उसने आकर के देखी घड़ी को, उलट पलट किया कस्टमर ने। अब उसने कहा यार एक बात है, शॉपकीपर से कहा बॉस ऐसा है कि मैं इसको 4,000 रुपये में बाय करना चाहता हूँ, तो आप बोलो। तो उसने उसको ऑफर दिया, यानी कस्टमर इज गिविंग ऑफर टू दैट शॉपकीपर कि मैं इसको आई जस्ट वांट टू बाय इन द 4,000 रुपीज़, यानी मैं 4,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। वेदर यू आर इंटरेस्टेड, वेदर आर यू इंटरेस्टेड टू सेल और नॉट। तो उसने क्या कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, जस्ट गिव मी 2 days, मैं देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। तो ये हो गया, दिस इज द ऑफर विच इज गिवन बाय द कस्टमर। अब क्या होता है कि 2 दिन के बाद में वो जो पर्टिकुलर जो भी कस्टमर है वो वापस शॉप के अंदर विजिट करता है और शॉप कीपर को पूछता है कि भाई क्या आपने डिसाइड किया, आप इंटरेस्टेड हो क्या मेरे को सेल करने में जो मैंने आपको ऑफर दिया था। उसने कहा ठीक है अपन बैठते हैं, आइए आप बैठ के बात करते हैं। दोनों बैठ के बात करते हैं तो वो कहता है कि ना आप 4,000 में बेचना चाह रहे हो ना, आप खरीदना चाहते हो ना, ठीक है तो एक अपन एग्रीमेंट बना लेते हैं। मतलब वो दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं, रिटर्न में कर लेते हैं या जैसे भी है कि हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। तो उसने कहा लाओ आप मुझे पैसा दो और घड़ी ले जाओ। उसने कहा यार बॉस अभी मेरे पैसे हैं नहीं, 3-4 days के अंदर मेरी सैलरी आ जाएगी, देन आई बाय इट। उन्होंने कहा ठीक है कितने दिन लेना चाहते हैं आपके? 4 days के, इट्स ओके। तो जिस भी दिन है तो उसके 4 days अपन उसका एग्रीमेंट ऑन द पेपर या कैसा भी पेपर पे बना लेते हैं, जैसा भी है आपस में बात कर लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट ये हो गया कि 4,000 रुपये में वो घड़ी खरीदेंगे, विद इन 4 days वो आके पे करेगा और घड़ी ले जाएगा। ये हो गया एग्रीमेंट। अब देखो अब क्या आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट। मान लो 4 दिन बाद में वो कस्टमर आता है और शॉपकीपर से कहता है वो घड़ी चाहिए मुझे। तो उसने कहा पैसे लाए हो? तो क्या हाँ लाया हूँ, लेकिन यार मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई, मैं 3,500 में लेना चाहता हूँ। तो क्या यार ये बात तो गलत है, आपकी अपनी एग्रीमेंट हुआ था। चलो ठीक है कि नहीं यार मैं 3,500 में लेना चाहता हूँ। एक तो ये, दूसरा शॉपकीपर के पास में इन दिस मतलब 4 days के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसने आकर के कहा कि मैं 4,500 में मैं लेता हूँ और उसने उसको सेल कर दी। तो ये क्या, जो एग्रीमेंट हुआ था, अब चाहे से उसने गलती करी उसने गलती करी, अब दोनों में से कोई भी बंदा जिसको लगता है गलती करी तो वो कोर्ट में मूव कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है उसके खिलाफ जिसने कि एग्रीमेंट को तोड़ा। यानी जो भी एग्रीमेंट कोर्ट मतलब विच इज
एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जिसके अगर कोर्ट में जो लीगल है, एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको जाकर के अपन बात कर सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर वो एग्रीमेंट टूटता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन और हम जाकर के कोर्ट में मूव कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई एग्रीमेंट जो दो व्यक्तियों के बीच में किया गया जिसको जाकर के कोर्ट में हम जिसके लिए हम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी जिसमें हम कि कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, यानी हम कहेंगे ए पर्सन, उसने बी पर्सन को कहा कि तू सी पर्सन का मर्डर कर दे एंड आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज अगेंस्ट इट। यानी तूने अगर उसने कहा ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, वेदर इट इज ओरल और रिटर्न, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। उसने बी ने कहा कि सी का जो मर्डर है विद इन 1 मंथ कर दूंगा और उसने 10 लाख रुपीज उससे ले लिए या 5 लाख रुपीज उसने एडवांस ले लिया और 5 लाख उसने कहा कि मैं बाद में काम होने के बाद में ले लूंगा। अब होता क्या है, 30 डेज यानी 1 मंथ ओवर हो जाता है। इस 1 मंथ के ओवर होने के बाद में भी बी ने जो है सी का मर्डर नहीं किया। अब कहता है ए कि एक्सक्यूज मी, मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तूने कहा था 30 डेज के अंदर मैं उसका मर्डर कर दूंगा, लेकिन तूने सी का मर्डर अभी भी नहीं किया। अब मैं तेरे अगेंस्ट के अंदर कोर्ट में जाता हूं। तो वो बी कहेगा जा, तू जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि ये लीगल नहीं है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल नहीं है, विच इज नॉट द थिंग विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि लीगल नहीं है, जिसके खिलाफ हम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट ही रह गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो क्योंकि वो लीगल था ही नहीं, क्योंकि किसी का मर्डर करना लॉ कभी भी अलाउ नहीं करता, इसलिए कोर्ट में मूव नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपके समझ में आ गया होगा जो ये 3-4 टर्म्स हैं जो बेहद कंफ्यूजिंग रहती हैं कई बार, लेकिन हम आसानी से अगर उनको समझें, कॉन्सेंट्रेट करें तो बहुत ही आसान है समझना।